हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें वन शॉट में हम लोग सारा रिवीजन करने वाले। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। मैप भी मैं करवा दूंगा आपको, सिविक्स भी करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी करवा दूंगा, हिस्ट्री भी करवा दूंगा और इकोनॉमिक्स भी करवा दूंगा। सभी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो भैया पूरा जरूर से देखना। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई टॉपिक देखने के भैया मेरे को तो बस सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें ज्यादा टाइम लगता है वो करवा दो, तो आप देख सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक साथ मिल करके क्या करते हैं कि उनके पास में पावर होती है गवर्नमेंट के अंदर, जिससे कि वो रन करते हैं और वहां पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी में। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास में, एक तो हेडर्स हो गया, फिर उसके बाद में एक्टिव मेंबर हो गया और फॉलोवर हो गया। तीन इसके मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होता है कि वो होता है कंटेक्स्ट सिलेक्शन बाय कैंडिडेट्स। फिर सेकंड आता है कि पार्टी शेप्स पब्लिक ओपिनियन। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि पार्टीज पुट्स फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स। अब जैसे कि सिंपल सा बात ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही जितने भी प्रोग्राम्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अभी इलेक्शन के टाइम के ऊपर है, जैसे कि वादे जो इलेक्शंस के टाइम पे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास में दो पार्टी है। एक पार्टी है बंटी की, दूसरी पार्टी है चिंटू की। अब ये बोलता है कि मैं रोड, हॉस्पिटल, वाटर बना दूंगा, तो पार्टी बी वाला बोलते हैं कि मैं एजुकेशन, फोन, बुक वगैरह जो भी है वो करूंगा। तो आप किसको वोट दोगे? ए पार्टी को दोगे या बी पार्टी को दोगे? अब देखो, बी पार्टी वाले जो लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, आपको फ्री के अंदर मोबाइल फोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्मार्टफोन जो भी आपको चाहिए। चलो, एप्पल का आईफोन 15 प्रो मैक्स आपको मिलेगा, आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो आप किस पार्टी को वोट दोगे? मैक्सिमम स्टूडेंट बी पार्टी को वोट देंगे, या फिर आप अलग वोटर हो तो बताइए किसको वोट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। तो इसमें देखेंगे सबसे फर्स्ट जो है वो है कि एवरी कैंडिडेट्स कैन बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल्स फॉर विनिंग एंड नो मेजर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व। तो अब देखो, यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर अगर ये पार्टीज नहीं होती ना, तो क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल आदमी आकर के, जैसे कि आज मैं आकर के बोलूंगा कि भाई जो भी मेरे को वोट देगा उसको मैं एक एक थार गिफ्ट करने वाला हूं, तो मेरे को सारे वोट मिल जाएंगे। फिर मैं चाहे इसे कंप्लीट करूं ना करूं, मैं तो इलेक्शन जीत गया। तो इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। फिर उसके बाद में आता है कि नो वन वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री, और किसी की भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पूरे सभी अपने हिसाब से करेंगे कि भाई बोलेंगे मैं क्यों काम करूं, ये कर लेंगे काम। तो इसीलिए कंट्री की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। एंड नो यूनिफॉर्म डिसीजंस आएंगे, क्योंकि कोई बोलेगा कि भाई ये होना चाहिए, दूसरा बोलेगा वो होना चाहिए। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है पार्टी सिस्टम। इसमें हुआ है एक वन पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है कि ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स एंड रन द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो कि गवर्नमेंट को चलाती भी है, रूल्स भी बनाती है, जो करना होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी करती है। ये किसमें है? चाइना के अंदर है, और ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी होता है। और इसमें क्या होता है कि क्विक डिसीजन होता है, किसी से कुछ पूछने इतनी भाई सीधा ऑर्डर है कि तुम्हें कल से ये करना है, तो इसमें कोई भी डिसीजन वगैरह की बात नहीं है। फिर वहीं पे आता है दूसरा टू पार्टी सिस्टम होता है। टू पार्टी सिस्टम क्या होता है कि यहां पर चांसेस ऑफ विनिंग इन बिटवीन टू पार्टीज में होता है। जैसे कि यूएस के अंदर होता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और उसमें रिपब्लिक गवर्नमेंट, दोनों के बीच में इलेक्शन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज होती है। फिर उसका जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम कहां पर है? वो है इंडिया के अंदर। अब ये कैसे है? ये फेयर चॉइस होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। अब आप देखोगे कि हमारे जब इलेक्शन होते हैं बहुत सारी होती है, बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, उसी के साथ में बीएसपी होती है, ऐसे करके बहुत सारी पार्टीज होती हैं। तो इनमें क्या होता है कि मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि पावर के लिए, पावर कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट इसमें फॉर्म होती है। एग्जांपल है इसका इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेस्ट है। ये आपको अपने हिसाब से एग्जाम के अंदर आ सकता है कि विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। गिव मतलब कि गिव एग्जांपल्स ऑफ इट। तो आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वो क्यों है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कहां पर उसको फॉलो किया जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में कुछ जो नेशनल पार्टीज है, जैसे कि नेशनल पार्टीज के अंदर आता है कि नेशनल पार्टीज को बनने की क्या क्या, मतलब आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसका सबसे फर्स्ट ये है कि 6% ऑफ द लोकसभा इलेक्शन होने चाहिए, 6% वोट्स, या फिर 6% इन असेंबली इलेक्शन के अंदर उनके पास में वोट्स होने चाहिए 4 स्टेट में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, और लोकसभा के अंदर एटलीस्ट 4 सीटें होनी चाहिए। फिर उसी के साथ में कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी का फॉर्म हुई थी 1980 में फॉर्म हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? भारतीय जना सिंह के द्वारा इसको किया गया था। एनडीए किसको सपोर्ट करती थी? सपोर्ट कल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हिंदुइज्म इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो कि इस पार्टी का एम है कि वो क्या है कि हिंदुत्व इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस
पार्टी का हिंदुत्व है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की, जो सबसे फर्स्ट पार्टी फॉर्म हुई थी नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा। तो भैया इसी से मेरे को बात याद रहे कि मैप वर्क बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर छोड़ने नहीं है। तो अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कब फाउंड हुई थी? 1885 में फॉर्म हुई थी, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। ये किसको सपोर्ट करती है? ये सपोर्ट करती है सेक्युलरिज्म को, और बीजेपी किसको सपोर्ट करती है? हिंदुत्व को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि 2014 के अंदर इन्होंने इलेक्शन हारा था, और अभी तक ये ऑपोजिशन का ही रोल प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास में, वो आएगा कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो चैलेंज आता है वो आता है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज, कि पार्टीज के बीच में ही डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पर जो होती है पावर की बात होती है, पैसों की बात होती है, उसके बेसिस के ऊपर दूसरे नेता को खरीद लेते हैं, उसको दबा देते हैं, ये सब काम होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डायनेटिक सक्सेशन, जैसे कि यहां पर क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट ओपन देयर प्रोसीजर फॉर फंक्शनिंग, कि भैया यहां पर क्या होता है कि वो आपको एक राइट है, आपको सभी को ये बात जानने का अधिकार है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। जैसे कि ये जितने भी लोग हैं, जैसे कि पुलिस होगी, ये भी क्या है, ये आपकी सपोर्ट के लिए, आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको एज ए इनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इनसे जाकर के मदद ले सकते हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में इनसे ही डर लगता है, जो हमारे जिसकी रक्षा की बात करी जाती है उसी से हमें डर लगता है। तो इसीलिए ये होता है डायनामिक सक्सेशन। और जैसे कि आज आपके एमएलए हैं, आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो कि भाई आप ये जो हमारी स्कीम है ये हमारी सिटी के अंदर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, तो उनको उसका आंसर देना होगा। लेकिन अब ऐसा होता ही नहीं, आपके पास में वो राइट ही नहीं है। मतलब राइट तो है लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पावर से आपको दबा देंगे, आपको पिटवा देंगे, मरवा देंगे। जो भी वो काम करते हैं वो उनका होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मनी एंड द मसल पावर आर यूज्ड इन इलेक्शंस, की भैया मनी और मसल पावर को यूज लिया जाता है इलेक्शंस के दौरान। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पार्टीज डज नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं रहती वोटर्स के पास में पॉलिटिकल पार्टीज में, कि भैया एक जैसे पावरफुल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उसके अंदर कोई भी अलग कैंडिडेट नहीं आएगा, वही जो कैंडिडेट चल रहा है वही चलेगा, किसी और को टिकट नहीं देते। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्टेप्स टू टेकन टू रीफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज की। अब ये प्रॉब्लम तो है, इनके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या लिया गया है? सबसे पहला लिया गया है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो अब ये क्या होता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू प्रिवेंट द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग द पार्टी। कि इसमें ये किया गया कि कई बार क्या होता है ना कि कोई जैसे सामने वाली पार्टी, उसके पास में कोई उसका जीत गया बंदा, ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए कोई और एमएलए जीत गया, तो अब होता क्या था कि पहले पैसों के दम के ऊपर उसे खरीद लेते थे। लेकिन अब एक लॉ निकाला है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, जिसके कारण क्या होता है कि आप वो जो एमएलए जीता हुआ है वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। फिर उसका अंदर नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल निकाला है कि मनी और जो क्रिमिनल्स हैं वो यहां पर इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि फेयर इलेक्शंस हो पाए, फेयर वोटर्स के पास में चॉइसेस हो पाए। वरना होता क्या है इलेक्शन के टाइम के ऊपर, आप लोगों ने भी देखा होगा आसपास में कि जो वो होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर नेता होता है, वो पैसे बांट देते हैं, 5-5 हजार के अंदर वोट खरीदे जाते हैं। रियलिटी है, मैंने भी देखा है कि 5000 का आपको एक लिफाफा दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं सुबह, और वोट कर देते हैं। और ऐसे उनके पास में इलेक्शन के टाइम पर 15-20 लिफाफे हो जाते हैं, तो 25-30 हजार रुपए वैसे हो जाते हैं। तो ये बात है। तो इसीलिए क्या किया गया है, यहां पर किया गया कि भाई जो मनी है और क्रिमिनल्स हैं इनका इन्फ्लुएंस कम किया जाए। फिर उसके बाद में आता है कि इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। और उसी के साथ में यहां पर कहा गया है कि जितने भी मतलब पार्टीज हैं उनको क्या करना होगा, इनकम टैक्स भी फाइल करना होगा कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, सारा रिटर्न में देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि सजेशन दैट शुड बी इंप्लीमेंटेड, कि आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट सजेशंस वुड यू गिव फॉर टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म। तो आपको उसमें लिखना होगा कि सबसे फर्स्ट आप इसमें लिखेंगे अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक लॉ बनाना चाहिए जिससे कि क्या हो कि इंटरनल जो अफेयर्स हैं उन पार्टीज के वो उनको रेगुलेट किया जा सके। फिर उसके बाद में आता है बी पॉइंट, जिसमें है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू रिजर्व द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स टू द वुमेन कैंडिडेट। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे सीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आता है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो
अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ कुछ बातें जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है कि व्हाई इज डेमोक्रेसी बेटर, कि भैया डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है। इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। सेकंड रीजन है कि इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। फिर थर्ड पॉइंट है कि इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और फिर उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और फिर उसके बाद में आता है कि अलाउज द रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक। और उसी के साथ में डेमोक्रेसी के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो भी यहाँ पे करेक्शन किया जा सकता है। इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला आता है अकाउंटेबल। अब यहां पर क्या होता है कि सिटीजंस हैविंग द राइट टू चूज द लीडर एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। कि भैया अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको मान लो कि आपका नेता अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक नया नेता कर सकते हो जिसके ऊपर कि आपको विश्वास हो। तो उससे क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग वहां पर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि वो जो इलेक्टेड लीडर है वो आपने इलेक्ट किया है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सिटीजंस हैव द राइट्स टू नो वेदर अ डिसीजन वाज टेकन बाय फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। और उसी के साथ में यहाँ पे जितने भी डिसीजन है वो आप जाकर के पूछ सकते हो कि भाई किसके रिगार्डिंग आप ले रहे हो, प्रॉपर नॉर्म्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसका आउटकम, वो है रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नीड्स ऑफ द पीपल्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब कि रिस्पॉन्सिव होती है डेमोक्रेसी। फिर सेकंड आता है कि सिटीजन हैविंग द राइट टू होल्ड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी ला सकती है। आपको राइट है कि आप प्रोटेस्ट वहां पे कर सकते हो कि भाई हमें ये लॉ अच्छा नहीं लगा, आप इसे चेंज करो। जैसे कि आपने देखा होगा अभी किसान आंदोलन हो रहा है, तो इस तरीके के आपको प्रोटेस्ट के भी अधिकार दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि पीपल होल्ड्स द प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज द रैलीज, फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम। और उसी के साथ में गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि भाई ये आपका लॉ गलत है, आप इसे चेंज करो, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है लेजिटिमेट। तो ये क्या होता है कि एज ए इलेक्टेड बाय द सिटीजंस एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड द ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन। तो भैया यहाँ पर क्या होता है कि आपने उसको इलेक्ट किया है तो जो सिटीजन्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा नेता अच्छा है, हमारी हेल्प करेगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिक्टेटरशिप इज हायर देन द डेमोक्रेसी। भैया डेमोक्रेसी में जो ग्रोथ होती है ना वो कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आप डिसीजन बनाओगे, फिर उसके बाद में अपोजिशन पार्टी आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है डिसीजन मेकिंग स्लो होती है। तो वहां पर जो होना चाहिए था 4 साल पहले वो 5 साल तक वहां पे अटका रहता है। तो ये यहां पर इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसी के साथ में डिक्टेटरशिप में क्या होगा कि भाई राजा ने बोल दिया ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ आल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर फैक्टर लाइक पॉपुलेशन साइज एंड ग्लोबल सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन डेमोक्रेसी। तो अब इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर हम लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट इज नॉट गारंटीड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट की बात नहीं करी जाती, वो सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप में बात करी जाती है। फिर उसके बाद में आते हैं कि बट इट कैन कंपीट विद द डिक्टेटरशिप ओवर अ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये उसको आसानी से बीट कर सकते। सो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आ सकता है 5 मार्क्स में, तो इसलिए इसे ध्यान रखना। वो ये है कि यहां पर डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। तो यहां पे सबसे फर्स्ट इसका पॉइंट रहेगा कि वुमेन हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स। आपको पता होगा कि जैसे कि पहले वुमेन्स को राइट्स नहीं थे, उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता, तो इसीलिए उनको एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिस वजह से जो भी आज लड़कियां दिख रही है आप उन्हीं की बदौलत यहां पे पढ़ पा रहे हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बीन डोमिनेटेड एंड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट द वुमेन शुड गेट ट्रीटमेंट। और उसी के साथ में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड में डोमिनेंट हुआ है, जिस वजह से क्या हुआ है कि वुमेन्स को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको भी कहा गया कि भाई तुम्हारा भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक अच्छा इलाज, उनको भी वो अधिकार है, वो भी इंसान है। फिर इसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट आता है कि वुमेन्स कैन नाउ वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज एक्सेप्टेड लीगली एंड नॉर्मली। अब यहाँ पर क्या होता है कि वुमेन्स को भी एक राइट दे दिया गया है कि भाई क्या लीगली वो एक्सेप्ट करना चाहती है, किस वजह के ऊपर इक्वली यहाँ पर राइट उनको दिया गया है। फिर उसी के साथ में इसका सेकंड पॉइंट आता है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर किसकी बात करी जा रही है, जैसे कि SC ST हो गया और उसी के साथ में यहाँ पर OBC हो गया। तो ये सब जो कास्ट हैं इनको भी इक्वली स्टेटस मिल सके, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल सके, ये होता है इसमें। तो आप इसके अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड OBC, तो आप उसमें 3 पॉइंट लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इंडिया के अंदर खास करके जो जातिवाद जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि भाई हम ब्राह्मण
ब्राह्मण हैं, ऐसे हम जाट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसमें क्या किया गया है, एक लॉ बनाया गया है जिससे कि सभी को इक्वल स्टेटस मिले और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि स्टिल देयर आर द इंस्टेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड आर्बिट्रीज, की भैया अभी भी ऐसा है कि इनइक्वालिटीज हैं, ये तो हमेशा रहेगा। 100% हम कभी भी किसी चीज़ को नहीं कर सकते, लेकिन पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट रिकॉग्निशन दैट्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यूड द डेमोक्रेटिक राइट, और उसी के साथ में क्या होता है कि इसके जो रिकॉग्निशन से है एक ऑर्डिनरी सिटीजन को भी उसके राइट्स की वैल्यू को पता लगेगा। अब आप लोग थक गए होंगे, भाई थोड़ा सा रुको, थोड़ा चिल करो, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी बूस्ट हो, फिर उसके बाद में आगे का पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से करो, कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जहां से कि एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है वो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि डेवलपमेंट हो लेकिन जो एनवायरमेंट है उसको भी नुकसान और उसी के साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को देखते हुए डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 में होता है एट द UNCED व्हिच टेक्स प्लेस एट द रायो डी जेनेरियो के अंदर होता है। सिंपल सा एक एजेंडा होता है जो कि साइन किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसका एम होता है एम ऑफ अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड जो है हमारी डिग्रेड क्यों होती जा रही है। तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन है कि ओवर ग्रेजिंग, सेकंड रीजन है ओवर इरिगेशन, थर्ड रीजन है कि माइनिंग साइट्स यूज्ड फॉर द एक्सकवेशन, कि जो माइनिंग साइट्स है उनको एक्सकवेशन के लिए यूज में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, की जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो वेस्ट होता है वो भी इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है हमारे पास में टाइप्स ऑफ सॉइल आते हैं। तो इनको देखो मैंने अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो ये ध्यान से देखना। तो इसके अंदर हम लोग इसको क्या कहेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग बोलेंगे कि जो एलुवियल सॉइल है इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, मतलब कि क्या क्या इसके अंदर आपको मिनरल्स मिलते हैं। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे कंसिस्ट ऑफ अ पोटास, लाइम एंड फॉस्फोरिक आपको मिलेगा। और उसी के साथ में किसके लिए यूजफुल होती है, किसकी खेती की जाती है, शुगर केन की, पैडी की, व्हीट की, पल्सेस और क्रॉप्स की यहाँ पे इसमें खेती होती है। और ये कहां पे पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, जो कि पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल की खास बात यह है कि रिच इन द सोइल न्यूट्रिएंट्स सच एज द कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड द पोटास के अंदर काफी ज्यादा इसके अंदर रिच अमाउंट में होता है। और उसी के साथ में एक्सट्रीमली फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो कि मॉइस्चर को काफी अच्छे से होल्ड करके रखती है। ये इसकी खास बात है कि एक ऐसी सॉइल है जो कि फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इसके साथ में एक मॉइस्चर को भी होल्ड करके रख सकती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्या होते हैं कि इट डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक इन एरिया ऑफ अ लो रेनफॉल, के भैया सिंपल से वहां पर होती है, एक इग्नस रॉक के अंदर ही होती है जहां पर कि लो रेनफॉल होता है, उस एरिया के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलती है। एंड साउदर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अ डेक्कन प्लेटू पार्ट्स ऑफ, मतलब कि कहां पर मिलती है साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अ डेक्कन प्लेटू हो गया और पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वहां पे मिलती है जहां पर कि हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे आपको देखने को मिलती है। और बेसिकली मिलते हैं कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। किस तरीके की सॉइल मिलती है, वो मिलती है लेटराइट सॉइल मिलती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एराइट सॉइल। एराइट सॉइल क्या होता है, बेसिकली इट इज अ सैंडी इन अ टेक्सचर एंड सलाइन इन अ नेचर, कि भैया सैंडी होती है टेक्सचर के अंदर, रेगिस्तान की जमीन ही होती है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड द हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी ऐसी सिचुएशन हो जाती है और ये हमें देखने को मिलती है डेजर्ट में, जो कि है राजस्थान के अंदर। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आते हैं कि अलग अलग तरीके की स्पीसीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन होती हैं, कि मतलब कि वो खत्म होने वाली हैं, अभी कुछ प्रेजेंट है लेकिन वो इस कगार के ऊपर हैं कि वो खत्म हो सकते हैं अगर हमने उनको कंजर्व नहीं किया तो। अब इसका एग्जांपल है यहां पर वो है ब्लैक बक हो गया, इंडियन वाइल्ड डैश हो गया। ये किसका एग्जांपल है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की, कि ये स्पीसीज खत्म होने वाली हैं, कि अभी ये डेंजर के अंदर हैं। फिर इसके बाद में आते हैं वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज वो होती हैं कि पॉपुलेशन डिक्लाइन टू सच ए लेवल दैट लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड, कि भैया उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आने वाली है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पर है ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, ये दो इसके एग्जांपल हैं। देन फिर इसके बाद में आता है
एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज थोड़ा ध्यान याद रखना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये क्या ध्यान रखोगे, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं दैट ओनली फाउंड इन अ सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और द बायोलॉजिकल बैरियर। सिंपल से एक ऐसे एरिया के अंदर मिलती है जहां पे कि एक पर्टिकुलर एरिया होगा, जैसे कि जो निकोबार पिजन है वो सिर्फ और सिर्फ निकोबार के अंदर मिलेगा, जो मिथुन है वो आंध्र प्रदेश में ही मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्पीसीज जो कि पर्टिकुलरली एक एरिया के अंदर मिलती है उसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। फिर इसके बाद में आती है कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो होती हैं जो कि स्पीसीज खत्म हो चुके हैं, कि वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे कि आप इसको बोल सकते हैं कि नॉट फाउंड इन द एरिया दे फाउंड और ऑन एन एंटायर अर्थ, के भैया जहां पर वो मिलती थी वहां पर नहीं है और पूरी धरती के ऊपर भी नहीं है। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि पिंक हेड डक है इसका एक एग्जांपल की, जो कि यहां पर खत्म हो चुकी हैं पूरी तरीके से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अ फ्लोरा एंड फना, की फ्लोरा एंड फना के क्या क्या कॉजेज हैं। तो इसका कॉज है यहां पर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे फॉरेस्ट वगैरह कम हो रहे हैं, तो जिस वजह से फ्लोरा एंड फना यहां पे इफेक्ट होता है। देन फिर आता है माइनिंग, माइनिंग एक इसका सबसे बड़ा रीजन है। देन फिर इसके बाद में लार्ज स्केल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज जो हैं वो भी एक इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट करते जा रहे हैं उसी तरीके से जो फ्लोरा और फना है वो भी यहां पे खत्म होते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अनइक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, जो रिच है उनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज का एक्सेस है और वहीं पर ही जो पुअर है उनके पास में उतना एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज का। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि क्रॉपिंग सीजन क्या क्या है इंडिया के अंदर, ये इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा और तुम देखते खुश हो जाओगे। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को कब स्वॉन किया जाता है, स्वॉन इन अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसको स्वॉन करते हैं और उसी के साथ में हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो होता है अप्रैल से जून तक का इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। इसका एग्जांपल यहां पर वेट हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड वगैरह, ये सब जो है ये होती है रबी क्रॉप्स। और वहीं पर ये जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं इनको कहां पर किया जाता है, जब मॉनसून आता है ना, ऑनसेट ऑफ अ मॉनसून जो कि सीजन होगा मई जुलाई के अंदर इनको क्या किया जाएगा, इनको बोया जाएगा और फिर उसके बाद में हार्वेस्ट इन द सितंबर और अक्टूबर के अंदर इनको हार्वेस्ट किया जाता है। इनके एग्जांपल हो गया यहां पर पैडी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया और इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जिनको कि यहां पे क्या किया जाता है, उड़द वगैरह भी यहां पे इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर इसके बाद में जैसे कि अगर मान लो कि इन सीजन के बीच में कुछ टाइम रहता है तो इन सीजन के बीच में जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं जायद क्रॉप्स। अब जायद क्रॉप्स क्या होती हैं कि रबी और खरीफ के बीच का टाइम होता है जो कि मार्च से जून तक का टाइम होता है। इसमें जैसे कि वाटरमेलन हो गया, फूडर क्रॉप्स होगी जो कि बेसिकली गाय भैंसों के लिए जो होती है ना, मतलब कि उनके चारा वो हो गया और उसी के साथ में ककम्बर वगैरह ये सब इस सीजन के अंदर बनते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है राइस। अब राइस से रिलेटेड मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं तो 4 पॉइंट ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि स्टेपल फ्रॉम द फूड क्रॉप की, ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट नीड द हाई रेनफॉल, इसके लिए हाई रेनफॉल चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर का और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको ग्रो करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का। अब ये मेजरली कहां पर पाया जाता है, WB का मतलब है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में और तमिलनाडु के अंदर। एक बात बताऊं, अगर आपको मान लो कि आ जाए कि राइस कौन से स्टेट के अंदर और आप भूल जाते हो तो आप एक नाम याद रखना, वो याद रखना यूपी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंदर की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर यूपी आता है। तो हो सकता है कि आपका तुक्का सही हो जाए, इसीलिए बता रहा हूं कि अगर भूल जाओ तो आपको क्या करना है, यूपी को मार्क करके आ जाना है। देन फिर इसके बाद में आता है वेट। वेट मतलब गेहूं। गेहूं क्या होती है, इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कंट्री। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर ये मेन फूड क्रॉप है। आप देखोगे कि यहां पर रोटियां वगैरह ज्यादा बनती, चपाती वगैरह ज्यादा बनती है एज कंपेयर टू अगर हम साउथ में जाते तो साउथ के अंदर लोग चावल खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। फिर इसके बाद में इसके लिए जो रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके 2 ग्रोइंग जोन है, एक तो हो गया गंगा सतलुज वाला और दूसरा है कि ब्लैक सॉइल रीजन है डिक्कन वाला। ब्लैक सॉइल में भी ये काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। देन फिर इसके बाद में इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, यूपी हो गया, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और राजस्थान हो गया, मतलब ऊपर वाले नॉर्थ वाले हैं ना जितने भी, वो सब होते हैं यहाँ पे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेज। अब देखिए मेज क्या होता है, ये होता है मक्का, और मक्का को दोनों तरीके से काम में लिया जाता है, एक तो फूड भी होता है और उसी के साथ में फूडर की तरह भी इसको यूज में लेते हैं हम लोग। अब ये कहां पर होता है, इट ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल के अंदर ये अच्छे तरीके से ग्रो होता है। इसके लिए टेम्परेचर की मतलब की रिक्वायरमेंट होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यहाँ पर यूपी हो गया,
एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक हो गया। तो देख रहे हो सभी के अंदर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर यूपी आ रहा है। देन फिर इसके बाद में आती बात है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से रिलेटेड 5 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये कि प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, के एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। एंड लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। यूज ऑफ अ परमिटिव टूल्स, यहां पर परमिटिव टूल्स का यूज किया जाता है। एंड उसी के साथ में डिपेंडेंट ऑन अ मानसून, मानसून के ऊपर ये फार्मिंग डिपेंड होती है। एंड इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको हम लोग कहते हैं। कि ये एग्जाम के अंदर आ सकता है कि व्हाट वी कॉल द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपको पता होना चाहिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको हम लोग कहते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिनरल्स। अब देखिए मिनरल से रिलेटेड आपको बातें याद रखनी, कितने तरीके के होते हैं इनका क्लासिफिकेशन। एक होता है मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक, एक होता है एनर्जी मिनरल्स। अब देखिए एनर्जी मिनरल सिंपल है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि कोल से हमें मिलती है, पेट्रोलियम गैस वगैरह से हमें ये सब एनर्जी मिलती है, जिससे कि बेसिकली हम हमारी जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो वो किससे मिलती है? एनर्जी मिनरल से। और इसी के साथ में जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि नॉन मेटेलिक होते हैं, माइका हो गया, सॉल्ट हो गया, सल्फर हो गया, लाइमस्टोन हो गया, ये सब है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक के अंदर 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फेरस जिनके अंदर की आयरन ओर आता है, निकल आता है, कोबाल्ट आता है। और दूसरे होते हैं यहां पर हमारे पास में नॉन फेरस जिसके अंदर की कॉपर, लेड और टिन आता है। और उसी के साथ में लास्ट में आता है प्रीशियस मेटल, जो कि काफी ज्यादा आपको पता ही है, गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, ये सब आता है प्रीशियस मेटल में। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास में आयरन ओर। आयरन ओर के अंदर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है इट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन। इसके अंदर 70% तक आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं इसको। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट इज अ इंडस्ट्रियल आयरन ओर होता है विद द लोअर कंटेंट ऑफ आयरन ओर देन द मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से कम इसके अंदर आयरन ओर होता है, 50 से 60% तक का इसमें आयरन ओर होता है। देन फिर इसके बाद में इसके मेजर बेल्ट कौन से? एक तो हो गया उड़ीसा झारखंड वाला हो गया, महाराष्ट्र गोवा वाला हो गया, और इसी के साथ में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला जो बेल्ट है ये इसके मेजर बेल्ट है जहां पर कि आयरन ओर पाया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉपर। अब देखिए कॉपर को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं? कॉपर को हम लोग यूज में लेते हैं जहां पे कि हमें जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है ना, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर हम लोग कॉपर को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि कॉपर एक मैलिएबल है, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए इसको मेनली यूज में लिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एंड द इलेक्ट्रिकल वायर्स। फिर इसके बाद में कहां पर पाया जाता है? वो पाया जाता है बालघाट माइंस एमपी में और खेतड़ी में राजस्थान में पाया जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि वाई द कंजर्वेशन ऑफ अ मिनरल्स, कि हमें जो मिनरल्स हैं उनको क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करेंगे कि फॉर्मेशन टेक्स प्लेस द मिलियंस ऑफ ईयर। सबसे पहला तो रीजन ये है कि इनकी फॉर्मेशन के अंदर ना लाखों करोड़ों साल लगते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि फाइनाइट इन नेचर एंड नॉन रिन्यूएबल, ये है एक फाइनाइट है नेचर के अंदर और ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर उसके बाद में आप देखते रहो और फिर उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बोलेगी कि आप तो हमारे लिए कुछ छोड़ करके ही नहीं गए, तो इसलिए यहां पर एक इसका सबसे बड़ा रीजन है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट रीजन है वो है कि रेट ऑफ कंजप्शन इज हायर देन द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। मतलब कि सिंपल सा कहने का ये है कि हम जिस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट से फॉर्म नहीं हो रहा, हम इसे ज्यादा जल्दी कंज्यूम करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि दे हैव टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। चौथा रीजन यहां पर यह है कि आपको है ना फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, फ्यूचर जनरेशन को भी इन रिसोर्सेज की जरूरत होगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कन्वेंशनल जो होते हैं इनके अंदर हमारे पास में आते हैं फायरवुड हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब हम आते हैं हमारे कन्वेंशनल में। और वहीं पर जो नॉन कन्वेंशनल होता है उसके अंदर आती है विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोथर्मल, और जो है हमारे पास में बायोथर्मल नहीं बायोगैस और जो जियोथर्मल है ये आती हैं हमारे पास में किसमें? नॉन कन्वेंशनल के अंदर। बेसिकली ये वो एनर्जी है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा हानि नहीं होती है। अब इसके बाद में जो कोल है, कोल क्या है? कोल इज एन बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। अब ये 4 तरीके का होता है, इसमें सबसे पहला आता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कैसा होता है? ये होता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है जिसके अंदर की 80% से भी ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में आता है बिटुमिनस कोल होता है जो कि कमर्शियल यूज में लिया जाता है जिसके अंदर की 60 से 80% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है
लिग्नाइट कोल, जो कि होता है लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, जिसको कि यहां पर आप बोल सकते हो कि इसके अंदर बहुत ही कम कार्बन कंटेंट होता है। फिर इसके बाद में सबसे बैड क्वालिटी आती है, जो क्या आती है यहां पर पीट कोल की, जिसके अंदर की लो कार्बन कंटेंट होता है विद द हाई मॉइस्चर कंटेंट। इसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और ये जो है ये स्मोक के साथ में बर्न करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारे पास में वेस्ट टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज की। हमारी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं हम इनको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूज ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स के जाने की जगह पर आप बस के अंदर ट्रेवल करो, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं वो बचेंगे। फिर सेकंड आता है हमारे पास में कि स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम में नहीं आ रही हैं तो उनको बंद कर दीजिए। देन फिर इसके बाद में यूज ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी जगह पर आप नॉन कन्वेंशनल को यूज कीजिए, सोलर को यूज कीजिए, विंड को यूज कीजिए और जो टाइडल एनर्जी है इन सभी को यूज में लेना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपको पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज में लेना है, जिससे कि जो ज्यादा पावर वेस्ट ना हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि व्हाई द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इन अ छोटा नागपुर रीजन, की छोटा नागपुर जो रीजन है इसके अंदर जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन क्यों है। तो इसके पीछे के 3 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये कि लो कॉस्ट ऑफ आयरन, और इसके अंदर आयरन बड़ी ही आसानी से बड़ी ही सस्ते में मिल जाता है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन फिर इसके बाद में आता है इसका सेकंड पॉइंट, जो कि है यहां पर हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन अ प्रोमेक्सिटी, और फिर इसी के साथ में आता है चीप लेबर भी यहां पे इसमें अवेलेबल होती है, जिस वजह से मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो वाटर पॉल्यूशन है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान से देखेंगे। लेकिन एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ हाई पोर्शन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है कि ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर, कि जो रिवर्स है उनके अंदर जो आप में ना बिना कोई ट्रीटमेंट के सीधा अगर उनके अंदर डाल दोगे तो वो गंदी होती है। तो यही होता है वाटर पॉल्यूशन, जो कि है यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइंग हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गया, ये सबसे ज्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि हाउ टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आता है हमारे पास में वो आता है कि मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ अ वाटर, कि आप वाटर को यूज में बहुत ही कम लेने लग जाओ, रिसाइकलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। सेकंड आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको करनी चाहिए। फिर थर्ड आता है कि जनरेटर विद अ साइलेंसर, जैसे कि जो नॉइस पॉल्यूशन है वो कम हो, लोगों को प्रॉब्लम कम हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि ट्रीटिंग द हॉट वाटर एंड द इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग टू द रिवर और अ पॉन्ड, कि जब कभी भी आप कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जो कि आप रिवर में कर रहे हो, उससे पहले उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि फिटिंग द स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज, की स्मोक स्टैक्स को फिट किया जाना चाहिए फैक्ट्री से, जिससे कि जो भी हमारी स्मोक है वो रिलीज ना हो और एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेलवेज। रेलवेज क्या होती हैं, तो देखो रेलवेज से रिलेटेड आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट रेलवे थी वो थी 1853 में मुंबई से थाने तक थी। अब इसके अंदर आपको 5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो यहां पर आता है कि इट इज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द गुड्स एंड द पैसेंजर इन इंडिया। ये बेसिकली प्रिंसिपल मोड है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, यहां पर इसमें ऐड कर लेना इन अ लॉन्ग डिस्टेंस। और इंडियन रेलवेज के कितने सारे स्टेशन है ये आप देखिए कि 7133 यहां पर स्टेशन है और उसी के साथ में 64,460 किलोमीटर्स का इसका रूट है। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद यहां पर आता है कि 3 टाइप्स ऑफ गेज यहां पर होते हैं, ब्रॉड होता है, मीटर होता है और नैरो गेज जिसमें होते हैं, जो कि पूरे नेटवर्क में होता है। फिर इसके बाद में आता है कि इट इज अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू रोड से। लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है और आप आराम से यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी होते हैं या फिर ड्रॉबैक भी है रेलवेज के। तो सबसे पहले यहां पर है कि इनिशियल कॉस्ट इसकी काफी ज्यादा हाई है। सेकंड है कि यहां पर डिफिकल्ट टू ले इन द माउंटेन रीजन के अंदर इनको जो ले डाउन है वो इनका काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैनी पैसेंजर विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, जिस वजह से रेलवेज को लॉस होता है। और उसी के साथ में डीले ऑफ ट्रेन की डीले ऑफ ट्रेन भी होता है, लोग जो है वो लेट भी हो जाते हैं, ट्रेन लेट भी हो जाती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिफ्थ इसका रीजन है वो ये है कि लैंडस्लाइड
लैंडस्लाइड एंड द सिंकिंग ऑफ अ रेलवे ट्रैक, की यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है तो पूरा पूरा रेलवे बंद हो जाता है। आप बोल सकते हो कि जैसे कि वो जो रूट है वो यहाँ पर खराब हो जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं कि रिक्वायर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज ओवर द रिवर्स इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न इंडिया। नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया के अंदर काफी सारी यहाँ पर नदियां हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिज को बनाने की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। देन फिर इसके बाद में आते हैं रोडवेज। रोडवेज के एडवांटेज क्या है? रोडवेज के एडवांटेज हैं कि लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है एज कंपेयर टू रेलवेज या फिर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। सेकंड आता है कि आइडियल टू ट्रेवल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस के, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर जाना 5-6 किलोमीटर जाना हो तो आप रोड से जाओगे, ट्रेन से आप नहीं जाएंगे। फिर सेकंड आता है कि प्रोवाइड अ लिंक टू अदर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, की ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको एयरपोर्ट पे जाना है तो आप है ना सीधा घर से जाओगे और एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, तो आप रोड को यूज करोगे। तो हर एक मोड को यहां पर ये लिंक करने का काम करती है एंड बेसिकली डोर टू डोर सर्विस आपको प्रोवाइड करवाती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि लिंक द मार्केट इंडस्ट्रीज एंड द कंज्यूमर। मार्केट इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर को भी ये लिंक करते हैं, जैसे कि गांवों को शहरों से लिंक करती है और बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको मार्केट से लिंक करती है। ये सब काम रोड से ही होता है। अब इसके बाद में इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहला तो यहाँ पर अनमेंटेन्ड रोड, रोड को मेंटेन नहीं किया जाता, टूटी फूटी रोड होती है जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसी के साथ में डिसरेस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स की यहाँ पर रेस्पेक्ट नहीं की जाती है, लोग समझते नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है इससे एंड एक्सीडेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द ट्रैफिक एंड द रश की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और ट्रैफिक की वजह से जो लोग हैं वो डिले भी हो जाते हैं। अब इसके बाद में इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, जो कि हमारे पास में टोटल एरिया है, इसका मतलब कि टोटल जो रूट है वो है 5846 किलोमीटर का इसका रूट है और बेसिकली ये कवर करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। 6 लेन का सुपर हाईवे है। याद रखना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 जो जगह है वहां से आते हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और उसी के साथ में मुंबई है। इनको मिलाकर के जो टोटल डिस्टेंस है वो है 5846 किलोमीटर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप ध्यान में रखिएगा, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आप जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर रहे हो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल ऑफ पीपल से। जैसे कि रेडियो है, रेडियो को लाखों लोग सुनते हैं। जैसे कि हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप लाखों बच्चे पढ़ते हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मास कम्युनिकेशन। टीवी, न्यूज़पेपर, सिनेमा, ये सब होते हैं मास कम्युनिकेशन में। फिर इसके बाद में आता है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द 2 पीपल्स, कि 2 लोगों के बीच में ही एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर मैं आपको फोन करूं तो हाँ आपकी और मेरे बीच में ही तो बात होगी और कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वहीं पर ही जो मास कम्युनिकेशन है उसके अंदर लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है जैसे कि पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, लेटर हो गया, टेलीफोन हो गया, फैक्स वगैरह, ये सब कुछ होता है। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, कि टोटल इनकम क्या रहेगी। तो बेसिकली टोटल इनकम का सिंपल सा फॉर्मूला है कि सम ऑफ द ऑल द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट इन अ कंट्री, की जो भी जितनी भी इनकम कमा रहे सभी की इनकम आप यहां पे जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। अब देखिए पर कैपिटा इनकम अगर आपको निकालने तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, जो कि सभी की आप ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय में टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पूरी पूरी पॉपुलेशन से आप उसको डिवाइड करेंगे। फिर चाहे से वो कमाते हो या फिर वो बेरोजगार हो तो उनकी भी पॉपुलेशन यहां पे ऐड होती है। और उसी के साथ में एक बात याद रखना कि जो पर कैपिटा इनकम है डू नॉट गिव द एक्चुअल सिचुएशन बिकॉज द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द हायर इनकम। अब बेसिकली अगर आप एवरेज यहां पर निकालना चाहोगे ना, एवरेज इनकम आपने निकाली तो आप बोलोगे कि सभी की एवरेज इनकम इतनी होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनकी अलग और बहुत ही ज्यादा सैलरी होती है, जिस वजह से क्या होता है कि यहां पर उनकी इनकम यहां पर हम लोग सीधा नहीं निकाल पाते। मतलब कि आप ये बोलो कि यार ये एक फैक्टर नहीं है जिससे कि हम लोग सीधा कैलकुलेट कर पाए, तो इसीलिए और फैक्टर आते हैं। यहां पर एक आता है यहां पर इन्फेंट मोरेलिटी रेट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं IMR। ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस डाई बिफोर 1 ईयर इन अ पोर्शन टू द 1000 लाइफ चिल्ड्रन, की 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मरे 1 साल से पहले पहले। फिर इसके बाद में आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो होता है कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस, जो कि 14 से लेकर के 15 का एज ग्रुप है, अटेंडिंग द स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 14 से 15 तक, कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि अटेंड कर रहे हैं स्कूल को डिवाइडेड बाय में परसेंटेज किसका होता है? परसेंटेज उसका होता है कि
जो कि यहाँ पर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ उस एज ग्रुप के लोग हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है BMI 2020 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका फॉर्मूला याद रखना वो ये है कि वेट केजीज के अंदर होता है, हाइट का स्क्वायर होता है मीटर में। अगर 18.5 से कम है तो अंडर नरिश्ड है, 18.5 से 25 तक है तो नॉर्मल है, और उसी के साथ में 25 से अगर ज्यादा है तो ये जो सिचुएशन है ये है ओवरवेट की। फिर इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हम लोग एक बार देख ही चुके हैं। देन फिर इसके बाद में जो जरूरी आता है वो आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि गुड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू ही यहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग खुद से नहीं करते, हम लोग सिर्फ और सिर्फ खेती करते हैं। फिशिंग हो गया, डायरी हो गया, तो मतलब डायरी नहीं डेयरी। तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग नेचर को यूज कर रहे हैं जिससे कि हम लोग गुड्स को जनरेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि दीज आर द एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज्ड इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करके आप किसी एक प्रोडक्ट से एक दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो, प्राइमरी से आप एक नई चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जैसे कि मिल्क से आप क्या बना रहे हो, आइसक्रीम बना रहे हो, कॉटन से आप बना रहे हो क्लॉथ, तो क्या कर रहे हो आप यहां पर कुछ ना कुछ एक नया मैन्युफैक्चर कर रहे हो प्राइमरी सेक्टर से। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, बेसिकली दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स बट दे प्रोवाइड सर्विसेज। कि ये एक ऐसा सेक्टर होता है जिससे कि कोई भी गुड्स वगैरह जनरेट नहीं होते, बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहां पर हम लोग इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये क्या है, ये है सर्विस। तो कि एक हमारे एक सोसाइटी को क्या करनी है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जीडीपी। जीडीपी क्या है हमारे पास में, वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी को हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, जीडीपी को हम लोग बोलेंगे कि जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। कि भैया जितने भी हमारे इंडिया मतलब कि जितने भी हम लोगों ने गुड्स प्रोड्यूस किए पूरी साल भर के अंदर, उसका जो सम है वो होता है जीडीपी। और इसी के साथ में टोटल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी ऑफ अ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी, तीनों का मिला करके यहां पर हम निकालते हैं। और ये जो कैलकुलेट होती है ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से जो है कि हम ज्यादा इंप्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट है अप्लाई द मतलब कि जो सप्लाई कर सकती है चीप लोन्स को फार्मर से, जिससे कि वो फार्मिंग करके अपना पेट भर सके। फिर सेकंड आता है कि गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट द मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कंस्ट्रक्शन दैट विल क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर एंड द टैक्सी ड्राइवर। कि ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करके जो टैक्सी ड्राइवर है और लेबर है उनके लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज को लोकेट कर सकते हैं रूरल एरियाज में, जिससे कि उनको इंप्लॉयमेंट मिल सके। फिर इसके बाद में आता है कि गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट द मोर स्कूल सो दैट द टीचर कैन अपॉइंट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। कि भैया जो गवर्नमेंट है वो स्कूल्स को बना सकती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा टीचर को इंप्लॉयमेंट मिलेगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इफ द टूरिज्म सेक्टर कैन बी इंप्रूव्ड विल क्रिएट मोर देन 35 लाख जॉब। अगर यहां पर जो है हमारे पास में टूरिज्म सेक्टर को हम लोग इंप्रूव करेंगे तो यहां पर 35 लाख से ज्यादा जॉब मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है वो आता है नेपोली कोड, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 का क्या था। तो हम लोग इसको डिफाइन क्या करते हैं, हम लोग इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि नेपोलियन जो डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, की जो नेपोलियन था उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था फ्रांस के अंदर, बट इनकॉर्पोरेटेड द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल बाय द सिविल कोड। और उसने ना एक इनकॉर्पोरेट किया गया था रेवोल्यूशनरी कोड को। अब इसके क्या क्या फीचर थे, इसके बाद में सबसे पहले इसका फीचर था कि रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, की बर्थ के बेसिस के ऊपर जितने भी प्रिविलेजेस थे उनको हटा दिया गया। फिर सेकंड आता है कि एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया था। एंड ग्लाइड सिस्टम वाज रिमूव्ड। जो भी सिस्टम है इनके नाम याद रखना और इनको अंडरलाइन कर देना। जैसे कि अभी यहां पर ये क्या है, ये है ग्लाइड सिस्टम, तो ग्लाइड सिस्टम को आप अंडरलाइन कर देना, फ्यूडल सिस्टम को आप अंडरलाइन कर देना। और फिर इसके बाद में आता है कि सिक्योर्ड बाय द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, और यहां पर जो भी राइट टू प्रॉपर्टी है वो सिक्योर कर दिया गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि दे ऑन द ईस्टेट्स एंड द प्रॉपर्टी इन द कंट्री साइड एंड द टाउन हाउस। इसकी मतलब बेसिकली ये वो क्लास थी जो कि क्या करती थी, जिनके पास में कि ईस्ट स्टेट का इनके पास में पूरा पूरा जो ओन करते थे, और उसी के साथ में प्रॉपर्टीज कंट्री साइड्स के अंदर गांवों की प्रॉपर्टीज और टाउन्स के जो हाउसेज हैं वो भी ये ओन करते थे। फिर इसके बाद में कैसे थे, ये स्पोक करते
थे फ्रेंच को, एंड इनका जो नंबर था वो था काफी ज्यादा स्मॉल इन नंबर थे, एंड यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ अ लाइफ, और ये यूनाइट किससे थे? कॉमन वे ऑफ लाइफ से। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि मिडिल क्लास। मिडिल क्लास क्या होती है? मिडिल क्लास में जो है दे कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल्स। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब लोग मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट शख्स है जिसका नाम है ज्यूसेppe माज़िनी। ठीक है, ज्यूसेppe माज़िनी का जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था 1807 के अंदर हुआ था, और इनके लिए दो चीजें फेमस हैं, ये दो चीजों के लिए फेमस थे। सबसे पहला तो ये है कि यहां पर फाउंडेड द यूरोप इन बेरिन। बेरिन में इन्होंने यूरोप को फाउंड किया था, और उसी के साथ में फाउंडेड द यंग इटली इन मार्शलीज। मार्शलीज के अंदर इन्होंने यंग इटली की स्थापना करी, मतलब कि यंग इटली को खोजा था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। एज ऑफ रिवॉल्यूशन का जो पीरियड था 1830 से लेकर के 1848 तक था। अब इस एज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड से बेल्जियम यहां पर हट जाता है, उससे अलग हो जाता है। और उसी के साथ में यहां पर जुलाई 1830 के अंदर क्या होता है कि जो बॉर्बन किंग ऑफ फ्रांस ओवरथ्रोन एंड द मोनार्की वाज सेट अप। और इसी के अंदर क्या होता है कि 1830 के अंदर जो बॉर्बन किंग थे फ्रांस के, उनको हटा दिया जाता है, और उसी के साथ में वहां पर मोनार्की सेटअप होती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है वो ये होता है कि कंजर्वेटिव ट्राइज टू कंट्रोल। इसी जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसके अंदर जो कंजर्वेटिव है उन्होंने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन इस टाइम तक लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना इतनी आ गई थी कि वो सब लोग यहां पर फेल हो गए थे, तो ये नहीं चल पाया। फिर इसके बाद में आता है कि 1845 के अंदर जो वीवर्स थे सिलिशिया में, इन्होंने रिवोल्ट किया था। किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था? कॉन्ट्रैक्टर जो कि सप्लाई कर रहा था इनको रॉ मटेरियल के, उसके अगेंस्ट में यहां पर वीवर्स ने फर्स्ट टाइम के ऊपर सिलिशिया के अंदर क्या किया था? रिवोल्ट किया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट डेट है वो है 18 मई 1848 के अंदर जो जर्मन नेशनल असेंबली थी उस बनी थी, और उसके साथ में क्या हुआ था कि 1831 रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए गए थे। और इसको किसने अपोज किया था? इसको अपोज किया था एरिस्टोक्रेट्स जो थे, उन लोगों ने इसको अपोज किया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि हंगर, हार्डशिप एंड द रिवोल्ट, कि यहां पर भूखमरी और जो हार्डशिप है ये सब क्यों हुआ था। तो इसके पीछे के कुछ रीजंस जो कि अगर क्वेश्चन में आए तो आपको लिखना है, तो आप लोग इसको बोलेंगे कि सबसे पहला तो यह कि फर्स्ट हाफ 19th यूरोप पॉपुलेशन इंक्रीज, कि सबसे पहली जो फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी थी इसके अंदर यूरोप की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। फिर सेकंड आता है कि इसके अंदर जॉब्स जो थी वो रिड्यूस होने लग गई, इस वजह से भी यहां पर क्या हो गया? हंगर स्प्रेड होने लग गया, हार्डशिप होने लग गई लोगों को। फिर इसके बाद में आता है राइज ऑफ फूड प्राइसेस हो गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, एंड रिवोल्ट ऑफ पीजेंट्स एंड द वीवर्स। जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर जो लोग हैं, गांवों के लोग हैं और जो वीवर्स हैं, उनके साथ में भी यहां पर क्या होने लग गया? एक तरीके से रिवोल्ट उन सभी के बीच में होने लग गया था। फिर इसके बाद में यहां पे दो डेट इंपॉर्टेंट है। एक तो है डेट 1861 में, 1861 जो डेट है ये है वेक्टर इमैनुअल सेकंड वाज अ प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ अ यूनाइटेड इटली। जब इटली यूनाइट हो गया था तो उसके जो किंग थे वो थे यहां पर विक्टर इमैनुअल सेकंड। और उसी के साथ में 1871 के अंदर क्या होता है? वो होता है पर्शियन किंग विलियम वन प्रोक्लेम्ड किंग एम्परर ऑफ जर्मनी, की जर्मनी के जो किंग थे वो थे विलियम फर्स्ट, जो कि एक पर्शियन किंग थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया, कि हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से देशभक्ति आई थी। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि गांधी जी जब इंडिया आते हैं तो उनके जो आप बोल सकते हो उनके टीचर है, उनको बोलते हैं कि अगर तुम्हें इंडिया को आजाद करवाना है तो पहले तुम लोगों से मिलो, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाओ। तो यही देशभक्ति की भावना जगाने के लिए गांधी जी ने अलग अलग सत्याग्रह करे थे, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन नेशनलिज्म इन इंडिया जब हो रहा था तो उसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पर यह बनता है कि व्हाट आर द सिचुएशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया के अंदर क्या क्या सिचुएशन थी। तो सबसे पहले तो यहां पर फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फ्रॉम द विलेजेस, की विलेजेस के अंदर जैसे कि आर्मी जाती थी, बोलती थी कि 18 प्लस के जितने भी लोग हैं उनको रिक्रूट किया जाता था, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान होते थे। फिर इसके बाद में जब ये सब कुछ हो ही रहा था तो 1918 और 1919 में और 1920 और 21 के अंदर क्रॉप फेलियर हो गया, जिस वजह से फेमिनिज्म हुआ और जिस वजह से मिलियंस ऑफ पीपल्स इस टाइम पे मर गए थे इस कंडीशन में। फिर इसके बाद में इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या सिचुएशन हुई थी, जैसे कि इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है वो बन सकता है कि इनकम टैक्स इंक्रीज किया गया था और इसी टाइम के ऊपर इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और इससे क्या हुआ, इससे जैसे कि अगर टैक्स इंट्रोड्यूस करोगे तो बेसिकली किसको प्रॉब्लम होगी, वो होगी कॉमन मैन को। तो यहां पर आता है हार्डशिप टू अ कॉमन पीपल। और उसी के साथ में जब ये सिचुएशन हो रही थी तो यहां पर क्या होता है कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज, और इसी के साथ में प्राइसेस एसेंशियल कमोडिटीज के भी इंक्रीज होते हैं, जिस वजह से भी लोगों को यहां पर परेशानी होने लग गई थी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सत्याग्रह।
अब देखो सत्याग्रह का पीछे का लॉजिक क्या था। देखो गांधी जी के पीछे की इसके पीछे की एक फिलॉसफी ये थी कि इफ द कॉज इज ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो गांधी जी का मानना ये था कि अगर आपका कॉज सच्चा है और उसी के साथ में आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है तो आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यही यहां पे गांधी जी ने फॉलो किया। गांधी जी अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के जाते और जो भी लोगों को प्रॉब्लम होती बिना वायलेंस के वहां पे वो सॉल्व करते थे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने विजिट किया था 1917 में चंपारण में, बिहार में विजिट किया था। ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर इंडिगो प्लांटेशन जो वर्कर्स हैं वो रिवोल्ट करते हैं जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट में। तो गांधी जी देखते हैं कि गलत है तो गांधी जी ने उसको गलत ही बोला और उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और लोगों को उनका हक दिलवाया था 1917 में चंपारण बिहार में। फिर इसके बाद में क्या होता है, गांधी जी फिर से विजिट करते हैं 1917 में खेड़ा गुजरात में जाते हैं। गुजरात के अंदर यहां पर किसको करते हैं, सपोर्ट्स द पीजेंट अफेक्टेड बाय द प्लेग एपिडेमिक। तो यहां पर क्या होता है कि इस टाइम के ऊपर है ना बेसिकली जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है और जो यहां पर सरकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गांधी जी इन पीजेंट्स के साथ में हेल्प करते हैं इनके और उनको अपनी पावर दिखाते हैं अंग्रेजों को और उनको पूरा पूरा टैक्स रिलैक्सेशन दिलवाते हैं। तो ये जो एक्ट है इससे क्या हुआ कि टैक्स रिलैक्सेशन मिला था खेड़ा के पीजेंट्स को। फिर इसके बाद में एग्जैक्टली 4 महीने बाद में एक और सेशन होता है, वो होता है 1918 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में ही होता है, जो कि है यहां पर कॉटन मिल वर्कर्स का होता है। अब ये बाकी स्टार्टिंग के जो दो है ना ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, लेकिन ये जो 1988 वाला है मतलब कि 1918 वाला है, ये वाला जो है ये है इंडियन जो मिल वर्कर्स हैं उनके अगेंस्ट में है, क्योंकि यहां पर जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनको है ना इनजस्टिस, उनको है ना वेजेस प्रॉपरली नहीं मिल रही थी और बेसिकली उनका जो बिहेवियर था जो कि ऑनर्स थे उनका अच्छा नहीं था। तो इसीलिए ये यहां पर गांधी जी किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इंडियंस के अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुआ था। फिर इसके बाद मतलब कि ये वाला सत्याग्रह हुआ था। फिर इसके बाद में आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है भैया, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत गवर्नमेंट को एक पावर होती है कि वो कोई भी अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है तो वो उसको रोक सकती है और उसको प्रिजन के अंदर डाल सकती है 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी रीजन के उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। ये एक इनजस्टिस लॉ था। तो गांधी जी ने इसको अपोज किया। गांधी जी ने इसको अपनी तरीके से अपोज किया। गांधी जी अपोज्ड इन बाय दिस लॉ बाय द नेशनल हड़ताल ऑन द 6th of April 1919। और इस लॉ को अपोज करने के लिए उन्होंने 6th of April 1919 के अंदर एक नेशनल हड़ताल घोषित कर दी, जो कि एक नॉन वायलेंस है, जिसके अंदर नॉन वायलेंस रैलीज निकाली गई, नॉन वायलेंस डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। लेकिन जब ये नॉन वायलेंस डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था 6 अप्रैल को, फिर इसके बाद में एक दिन ये सब जब चीजें हो रही थी तो 10th of April को क्या होता है कि अमृतसर जो पुलिस है वो फायर कर देती है पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, कि मतलब कि वहां पर ना लोगों के बीच में कोई भी लड़ाइयां वगैरह नहीं थी, फिर भी जो अमृतसर पुलिस है वो वहां पर क्या कर देती है, फायरिंग कर देती है। देन फिर इसके बाद में एक और जब ये सब कुछ हो जाता है तो इससे लोग भड़क जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है 13th of April 1919 को एक सबसे फेमस इंसिडेंट होता है जो कि मैप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है हमारे पास में जालियनवाला बाग इंसिडेंट, जो कि लीड करा गया था जनरल डायर के द्वारा। तो यहां पर सिंपल सा होता क्या है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक पार्क सा होता है जिसके अंदर की बैसाखी बनाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। तो जब लोग इकट्ठा होते हैं तो ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाती है कि यहां पर लोग बेसिकली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हम जो डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे थे या फिर आप लोग बोल सकते हो कि हड़ताल वगैरह भी कर रहे थे और उसके साथ में अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर जो कमांड दी वो दी जनरल डायर को। जनरल डायर ने आकर के क्या किया कि वहां पर जितने भी लोग थे उनके ऊपर ओपन फायर करवा दिया था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है पॉइंट वो आता है हमारे पास में खिलाफत मूवमेंट। देखो खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था ये जानो सबसे पहले। देखो होता क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड होता है वो होता है डिफीट ऑफ ऑटमन, जो कि ऑटमन क्या है, ये है किंग है, किसके हैं, टर्की के। अब उसी के साथ में यहां पर जो ऑटमन है यहां पर एक इनके हारने के बाद में एक रूमर फैलने लग जाता है, रूमर्स ऑफ अ डिसरेस्पेक्ट द खलीफा। यहां पर एक रूमर फैलने लग जाता है कि जो खलीफा है उनकी डिसरेस्पेक्ट होगी। अब ये खलीफा क्या है, खलीफा बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी होती है, उनके जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं वो होते हैं। अब लोगों के बीच में ये धारणाएं जाने लग गई कि उनके ना जो खलीफा है उनकी डिसरेस्पेक्ट हो गई, तो जिस वजह से क्या हुआ कि ये प्रोटेस्ट करने लग गए कि जो एक तरीके से है ना हमारे खलीफा के साथ में कोई भी किसी भी तरीके का जो है आप लोग डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो ये प्रोटेस्ट हुआ जिसको कि नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट। अब जब ये खिलाफत मूवमेंट हो रहा था तो ये पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा था और ये कब से लेकर के कब तक हुआ था, 1919 से लेकर के 1924 तक हुआ था। और इसी के साथ में जो इंडिया है,
ठीक है। अभी इंडिया के अंदर भी ये होगा, तो इंडिया के अंदर कौन इसको लीड कर रहा था? तो इन इंडिया मार्च 1919 में एट बॉम्बे खिलाफत कमेटी फॉर्म करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर के खिलाफत कमेटी को बनाया था बॉम्बे में, ठीक है। ये आपको याद रखना, मार्च 1919 में। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो यहां पर देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्यों चलाया गया? तो बेसिकली गांधी जी का मानना यह था कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिश राज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इनके साथ में कॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर हम इनके साथ में कॉर्पोरेट करना बंद कर देंगे तो इनका जो पूरा पूरा एम्पायर है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो यही यहां पर गांधी जी ने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में किया। तो इसमें क्या होता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर चार चीजें बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो यहां पर क्या होता है कि सरेंडर ऑफ जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स हैं उनको सरेंडर कर दिया गया। बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज और आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट स्कूल्स और कोर्ट वगैरह को सबको बायकॉट कर दिया गया। जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज थी उनको यूज में नहीं लिया गया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी। फिर इसके बाद में टाउन्स के अंदर किस तरीके से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था? तो हम लोग इसके अंदर कहेंगे कि स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल। स्टूडेंट्स ने क्या किया कि अपने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया। टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था और उसी के साथ में यहां पर काउंसिल इलेक्शंस थे उनको भी बायकॉट कर दिया गया था। और जो फॉरेन क्लोथ्स था उनको क्या करा गया था? बॉन फायर के अंदर जलाया गया था। तो ये सब चीजें हो रही थी टाउन के अंदर। तो यहां पे टाउन में इस तरीके से हुआ था। अब ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है ये फेल हो जाता है। अब ये फेल क्यों होता है? इसके पीछे की लिमिटेशंस इसकी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो यह है कि जो खादी है वो काफी ज्यादा एक एक्सपेंसिव कपड़ा है जिस वजह से गरीब जो लोग हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये एक इसका सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा रीजन आता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो सिटीज के अंदर काफी ज्यादा स्लो था। एंड यहां पर आता है कि एब्सेंस ऑफ द अदर इंस्टीट्यूशन, कि यहां पर इंडिया के अंदर अदर इंस्टीट्यूशन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे। तो जिस वजह से क्या होता है कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस से ज्वाइन कर रहे थे और जो लॉयर्स हैं वो भी अपने प्रैक्टिस को ज्वाइन बैक कर लेते हैं क्योंकि उनके पास में कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसको कब कॉल ऑफ किया गया था, इसको कब बंद किया गया था? तो इसको बंद किया गया था चोरा चोरी में, यूपी में। होता क्या है कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो कि बाजार के अंदर होता है। ये बात याद रखना कि बाजार के अंदर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है एक वायलेंट क्लैश के बीच में, जो कि पुलिस की और लोगों के बीच में होता है, जिसके अंदर की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब जब ये बात गांधी जी को पता लगती है तो गांधी जी का यहां पर दिल टूट जाता है कि यार मैं तो नॉन वायलेंस के ऊपर चलने वाला हूं और ये वायलेंस हो गया। तो इसीलिए गांधी जी ने यहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था। और अभी ये जब मूवमेंट हो रहा था तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लाखों लोगों को, मतलब कि हजारों लोगों को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही ये चाहती थी कि ये गलती करें और इनको जेल के अंदर डाल दिया जाए। तो यही होता है यहां पे। फिर इसके बाद में गांधी जी हार तो मानने वाले नहीं थे, तो गांधी जी ने क्या किया? इसके बाद में जो नेक्स्ट लॉन्च किया वो किया इसका बाप, जो कि है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेसिकली इसमें क्या था कि इसमें है ना इनको एक लॉ ब्रेक करना था, कोई भी एक लॉ था उसको ब्रेक करना था। इसमें ये जो फर्स्ट लॉ ब्रेक करने वाले थे वो थे सॉल्ट लॉ को करने वाले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो सॉल्ट है ये एक एसेंशियल कमोडिटी है और इसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए और ये इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी कम होनी चाहिए। तो ये सब बातें नहीं मानी, तो इसीलिए यहां पर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलीज किया था। तो ये क्या होता है कि कब आता है? आफ्टर कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करने के बाद में ये स्टार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कॉलोनियल लॉज वर ब्रोकन, जितने भी कॉलोनियल लॉज थे उनको ब्रेक किया जाता है। एंड फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया जाता है, टैक्स को पे नहीं किया जाता और उसी के साथ में जो लिक्विड शॉप्स हैं उनको पेगडेट कर दिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है गांधी जी की फेमस मार्च, जो कि होती है सॉल्ट मार्च या फिर आप डांडी मार्च बोल सकते हो, जो कि बेसिकली थी ब्रेकिंग ऑफ अ सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए था क्योंकि यहां पर जो जनरल इरविन था उसको गांधी जी ने 11 डिमांड कही थी कि आप 11 मार्च से पहले कर दो और उसने एक भी डिमांड फुलफिल नहीं की। तो गांधी जी ने फिर यहां पर डांडी मार्च जो है उसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 12 मार्च 1930 को। क्योंकि देखो 11 मार्च तक को जो जनरल इरविन था, लॉर्ड इरविन, उसको टाइम दे दिया था कि भैया ये 11 डिमांड है इनको फुलफिल कर दो 11 मार्च तक। नहीं किया उसने, तो गांधी जी ने 12 मार्च को ये स्टार्ट किया साबरमती से और इसको एंड किया था 6 अप्रैल 1930 को दांडी में। और दांडी में इन्होंने क्या किया था? एंड किया था बाय मेकिंग द सॉल्ट। और इसी के साथ में इसके अंदर 78 वॉलंटियर्स इंक्लूड थे, 240 माइल्स की टोटल था और उसी के साथ में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा गया था बाय
मैन्युफैक्चरिंग इट फ्रॉम सी वाटर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता है, पिछली बार मैंने एक वीडियो डाली थी तो मैं भावनाओं में बह करके स्किल बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो यहां पर आता है सिल्क रूट। तो सिल्क रूट क्या होता है कि सिल्क रूट पॉइंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेस्ट बाउंडेड चाइनीज कार्गो अलोंग दिस रूट, कि भैया सिंपल सा ये जो वेस्ट बाउंडेड चाइनीज कार्गो होते हैं इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास में कॉर्न लॉ इंपॉर्टेंट है। तो देखो कॉर्न लॉ क्या बोलता है, बेसिकली द लॉ अलाउिंग द गवर्नमेंट, जो कि यूके की गवर्नमेंट है, टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ अ कॉर्न एंड दिस इज नोन एज कॉर्न लॉ। कि भैया सिंपल सी बात ये है कि गवर्नमेंट को इंपोर्ट करने से, कॉर्न को इंपोर्ट करने से अगर जो लॉ बैन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कॉर्न लॉ। अब इसी के बाद में क्या आता है कि आफ्टर दिस लॉ फूड प्राइसेस बिकम्स टू हाई ड्यू टू द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पीपल्स बिकम अनहैप्पी। अब जैसे कि इंपोर्ट हो नहीं रहा है तो जिस वजह से क्या होगा कि डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, तो यहां पे प्राइस इंक्रीज होता है, जिस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो कॉमन पीपल्स है वो अनहैप्पी हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि इंडियन ट्रेड एंड कॉलोनिज्म, की इंडियन ट्रेड और कॉलोनिज्म का क्या रिलेशन होता है। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है कि कॉटन फ्रॉम इंडिया एक्सपोर्टेड टू यूरोप, की इंडिया से कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप में। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना वो रखना है ट्रेड सरप्लस का। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ अ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया, की जो ब्रिटिश एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में वॉज अ मच हायर देन द वैल्यू ऑफ अ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम द इंडिया। भैया जो ब्रिटिशर्स जो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया को और वहीं पर ही जो इंडिया से इंपोर्ट करते थे वो काफी ज्यादा लोअर होता था और जो एक्सपोर्ट करते थे उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हाई होती। तो इसी टर्म को कहा जाता है, वो कहा जाता है ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, जो कि ब्रिटेन ने इंडिया के साथ में खेला था। देन फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है ब्रिटॉन वुड। ब्रिटॉन वुड क्या है, ब्रिटॉन वुड एक नेम है होटल का यूएसए के अंदर, बेसिकली जिसके अंदर की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, आईएमएफ यहां पे स्टैब्लिश हुआ था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो ये आता है कि व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट रेफर द हैंड लेबर ओवर द मशीन्स, की मशीन्स के बजाय लोग जो हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हैंड लेबर को क्यों प्रेफर कर रहे थे। तो देखो होता क्या है कि इस टाइम के ऊपर क्या होता है कि जो लोग हैं वो गांवों से सिटी की तरफ मूव करते हैं। जब वो गांवों से सिटी की तरफ मूव करते हैं ना तो उनके पास में, जैसे कि मान लो कि आपको ना रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की और आपके पास में 100 लोग आ जाएंगे, तो आप अगर उनको 1000 रुपए दे रहे हो तो आप बोलोगे कि मेरे को 50 रुपए में वो काम, मतलब कि 500 रुपए में काम करवाना है। तो यही यहां पे होता है कि लोग बहुत सारे होते हैं लेकिन उनको काम देने के लिए कम होता है, तो चीप लेबर यहां पर अवेलेबल होती है। तो इसके पीछे के 4 मेन रीजन है जिस वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर को प्रेफर करते हैं मशीन से। सबसे पहला रीजन तो यह कि एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए खर्चा ज्यादा था। सेकंड आता है कि उसका कॉस्टियर रिपेयर है, अगर गलत हो जाते या फिर कुछ भी गलती हो जाती है तो उसकी रिपेयर बहुत ही ज्यादा हाई पड़ती है। फिर इसके बाद में आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर अवेलेबल है क्योंकि जो टाउन मतलब कि कंट्री साइड से जो लोग हैं सिटीज की तरफ मूव करे थे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन फिर आता है कि रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय द हैंड लेबर आर, मतलब कि यहां पे सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक मशीन खरीदते हो तो उससे एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो और एज कंपेयर टू कि हैंड लेबर से आप 3-4 तरीके के प्रोडक्ट बनवा सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में एक पेंटिंग है, पेंटिंग जिसका नाम है वो डॉन ऑफ अ सेंचुरी। अब डॉन ऑफ अ सेंचुरी किसने ड्रॉ किया था, इसको किया था E.T. पॉल ने 1900 में ड्रॉ किया था। अब ये कैसा फिगर है, इट इज अ गॉडेस लाइक फिगर एंड शी इज अ एंजल ऑफ अ प्रोग्रेस। भैया सिंपल सा आप ये देखेंगे कि जो गॉडेस लाइक फिगर है मतलब कि देवी के जैसा इनका फिगर है, जो कि इनके पीछे के क्या है साइंस है, यहां पर किस किस के हैं कि रेलवे का साइन है, प्रिंटिंग प्रेस का साइन है, कैमरा का साइन है, मशीन्स का साइन है, जो कि बेसिकली यहां पर ये बता रही हैं कि आप है ना एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि प्रगति की देवी है। ठीक है, हिंदी के अंदर समझ गए कि डॉन ऑफ ए सेंचुरी क्या है कि गॉडेस लाइक अ फिगर एंड शी इज द एंजल ऑफ अ प्रोग्रेस, की एक एंजल है प्रोग्रेस की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीजेस, की ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया तो इसको ध्यान से देखना कि इंडिया के अंदर जो है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज हुआ था। तो इसके अंदर इंक्रीज होने का सबसे पहला रीजन था कि डिक्लाइन ऑफ अ मैनचेस्टर इंपोर्ट ड्यू टू द वॉर हो रहा था, तो वॉर की वजह से मैनचेस्टर जो इंपोर्ट है वो इंडिया के अंदर नहीं हो पा रहा था। एंड सेकंड आता है कि डिमांड ऑफ इंडियन मिल्स की डिमांड इंक्रीज होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि जितनी भी ब्रिटिशर्स मिल थी वो किस में बिजी थी, वॉर की जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल करने में बिजी थी। तो इसीलिए यहां पर जो इंडियन मिल्स
फैक्ट्रीज थी उनकी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिमांड इंक्रीज होने लग गई। देन फिर आता है कि डिमांड फॉर द इंडियन आर्मी फैक्ट्री कॉल्ड अपॉन द वॉर नीड, कि भैया सिंपल सा इंडियन आर्मी के लिए क्या चाहिए था, मतलब कि आप सिंपल सा बोल सकते हो कि आर्मी के लिए यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए होते, तो यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए होते थे, फैक्ट्री में बन दिए, तो फैक्ट्री को यहां पर बनाया गया था, फैक्ट्री के लिए कॉल किया गया था कि इंडियन फैक्ट्रीज को कॉल किया जाए। फिर इसके बाद में आता है कि न्यू फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया था, और जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारी एकदम से डिमांड आ जाती है वॉर टाइम के ऊपर, क्या होता है कि बहुत सारी यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, कैनवास की रिक्वायरमेंट होती है, टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीजें फुलफिल होती है एक फैक्ट्री में। तो यहां पर क्या होता है कि इसको फुलफिल करने के लिए नई फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाता है, पुरानी जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर लेबर से ओवर वर्क करवाया जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में, वो आता है कि प्रिंट इन चाइना, कि चाइना एक वन ऑफ द जो मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर जो प्रिंटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास में थी। इन द 16th ऑफ सेंचुरी, देखिए ध्यान से देखिए कि इन द 16th ऑफ सेंचुरी चाइना वाज अ वन कंट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रिंटेड मैटर ऑन अ लार्ज स्केल, इनिशियली टेक्स्ट बुक ओनली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ सिविल सर्विसेज, कि भैया सिंपल सा चाइना है, चाइना के पास में प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी, पहली कंट्री थी 16th सेंचुरी के अंदर जिसके पास में ये था, और ये किसके लिए था, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक लिखी जाती थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि प्रिंट इन यूरोप, यूरोप के अंदर किस तरीके से प्रिंट आया था, तो यहां पर याद रखना कि 11th ऑफ सेंचुरी में चाइनीज पेपर रीच्ड द यूरोप थ्रू द सिल्क रूट, सिल्क रूट के थ्रू यूरोप में आता है 11th ऑफ सेंचुरी में। और फिर इसके बाद में जो 1295 है, यहां पर मार्को पोलो क्या करते हैं कि ग्रेट एक्सप्लोरर इंट्रोड्यूस अ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इन इटली, और इसी के साथ में 1295 के अंदर जो मार्को पोलो हैं जो कि ग्रेट एक्सप्लोरर है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं वुड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इटली में। और फिर इसके बाद में आता है कि प्रिंट एंड द रोल ऑफ चिल्ड्रन, की किस तरीके से बच्चों का मतलब क्या बोल सकते हो कि जैसे प्रिंट आया तो बच्चों का उसमें क्या योगदान था, या फिर बच्चों की वजह से क्या इफेक्ट हुआ था प्रिंटिंग में। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हो गई थी, जिस वजह से बुक्स जो है उन्होंने फ्लड कर दिया था मार्केट को, बच्चों को पढ़ने के लिए बुक ही चाहिए थी, तो एकदम से उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। अब जब डिमांड इंक्रीज हो गई है तो क्या होता है कि टेक्स्ट बुक फॉर द चिल्ड्रंस आर द हैवी टास्क फॉर द पब्लिशर एंड द मेनी हाउसेज आर एस्टैब्लिश, कि भैया बेसिकली जो बच्चों की टेक्स्ट बुक बनाना है वो एक बहुत ही बड़ा टास्क था, किसके लिए था, वो था एक पब्लिशर के लिए। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे हाउसेस को सेटअप किया जाता है कि उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। फिर इसके बाद में जो वुमेन्स है, वुमेन्स के लिए भी बुकें लिखी जाती है। वुमेन्स के लिए कैसी बुकें लिखी जाती है, एटिकेट्स की और हाउस कीपिंग की बुक्स वुमेन्स के लिए लिखी जाती हैं। और यहां पर दो फेमस ऑथर के मतलब कि नॉवेलिस्ट के नाम है, जेन ऑस्टिन के और जॉर्ज इलॉइट के, जो कि एक फेमस नॉन नॉवेलिस्ट हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। तो देखो इंडिया एक ऐसी कंट्री था, हमारे इंडिया के ऊपर हमें प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे ना, जब हमारे पास में सारे के सारे वेद थे, ठीक है, सारे के सारे वेद हमारे पास में लिखे हुए थे, जब दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, इतने ज्यादा हम लोग एडवांस थे। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि इंडिया के अंदर मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंटिंग कैसे आता है कि इंडिया के अंदर रिच ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स इन द संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन के अंदर इंडिया के अंदर आपको हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेंगे। अभी किसके ऊपर लिखी जाती थी, आर कॉपीड ऑन द पाल्म लीव्स, पाल्म लीव्स के ऊपर इनको कॉपी किया जाता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड अच्छे से पेपर को करके आना, चिंता ना लो, बहुत ही आसान पेपर आएगा।